नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th के 2014 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो उनको आप शेयर कर दो अगर उन्हें पता नहीं है इस चैनल के बारे में। तो ओके, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? आप चुंबक देखे होंगे, वो पता है किसका बना होता है? विद्युत चुंबक का बात कर रहा हूँ मैं। जो घर में चुंबक होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले चुंबक का बात नहीं कर रहा। विद्युत चुंबक एक आता है जो नरम लोहा से बने हैं। आप घर में भी बना सकते हो। एक नरम लोहा लेना और उसको गर्म कर देना। ओके, गर्म करने के बाद उसमें जब करंट प्रवाहित कराओगे ना, देख, और उसके पास कोई लोहा की वस्तु ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा उसको। तो ऐसे वो हम लोहा बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हो। मैं राय दूंगा मत करना, हानिकारक हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नरम लोहा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है, यानी जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है ना, वो कौन सा होता है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा। दिष्ट प्रत्यावर्ती आप क्लियर कीजिए। दिष्ट बोलेगा ना, ये डीसी करंट होता है जो किससे मिलता है? हमें जनरेटर से मिलता है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एसी करंट होता है जो हमारे घरों में आता है। ये अंतर हरदम पूछता रहता है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 220 वोल्ट पर दिश धारा, 12 वोल्ट पर दिश धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 212 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ओके, देखिए याद रखिएगा, हमारे घरों में ना जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट एसी होता है। और पूछता है फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कितने आवृत्ति का आता है। आवृत्ति पूछ देता है ना, तो वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति का आता है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का आता है करंट जो हमारे घरों में यूज होता है। ओके, ये हरदम पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट एसी करंट। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या नाम? मतलब हमारे आँखों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख के किस भाग पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन का कहने का यह तरीका। ओके, देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो वस्तु, हमें तो वस्तु को देखने के लिए लाइट चाहिए। बिना लाइट के तो हम लोग कोई वस्तु देख नहीं सकते। तो जो लाइट, वस्तु का लाइट हमारे आँख के डायरेक्ट पीछे, आँख के ठीक पीछे एक रेटिना होता है, जिस पर जो हम वस्तु को देखते हैं उसका इमेज बनता है, तो उसका नाम होता है रेटिना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। जो भी वस्तु, हम जो चीज़ देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बनता है। ओके, ये तो आँख की पुतली है, ये तो होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है। ओके, एक स्वस्थ आँख, जैसे मान लीजिए एक वयस्क मनुष्य और स्वस्थ आँख एक ही चीज़ है। ओके, देखिए, तो एक वयस्क मनुष्य के लिए आँख की दूरी बिंदु होती है अनंत। ओके, लेकिन जो बिहार बोर्ड 10th में जो क्वेश्चन पूछता है वो अधिकतर क्वेश्चन आपका 25 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो अनंत होगा इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग 25 सेंटीमीटर मारिएगा। ओके, इसका दो आंसर सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वो क्या पूछा है, 25 सेंटीमीटर वाला पूछा है या अनंत बिंदु? क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य अनंत दूरी तक देख सकता है ना,
और मिनिमम कितना 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो इसने ये थोड़ी ना बोला कि कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है, इसने क्लियर भी नहीं किया। तो ये क्लियर नहीं किया तो हम लोग अनंत ही लगाते हैं। ओके, ये इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है स्वस्थता, तो हमारा आंसर होगा अनंत। ओके, क्योंकि क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन वाला जानेगा ना, तो हम लोग अनंत मारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जो जीवाश्म ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है वो सूर्य होता है, सूर्य की लाइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने थी? देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, नियम फैराडे ने नियम दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो व्यक्ति निकट की वस्तु नहीं देख पाता है उसे कौन सी बीमारी होती है? पूछ रहा है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ज़्यादा दूर दृष्टि दोष, वर्णितता। देखिए समझिए क्वेश्चन को। निकट कहता है कि हम निकट दृष्टि दोष कहता है कि हम निकट की वस्तु देखेंगे लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे, निकट दृष्टि दोष में। लेकिन दूर दृष्टि दोष कहता है हम दूर की वस्तु देख पाएंगे लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाएंगे, ये दोष कहता है। ओके, तो देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि निकट की वस्तु नहीं देख रहा है, साफ से नहीं, यानी दूर दृष्टि दोष हुआ है। दूर का तो दिख रहा है, निकट के साफ का नहीं, निकट का वस्तु साफ से नहीं दिख रहा, तो दूर का तो दिख रहा है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा आप लोग, उसके बाद कोई डिसाइड करिएगा आंसर क्या। पहले क्वेश्चन और सारा ऑप्शन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही रूल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण दिया है, चलिए समीकरण दिया है, ये बोल रहा है कौन सा समीकरण है? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं। देखिए संयोजन में होता क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहता है आपका दो कंपाउंड, टू कंपाउंड मान लीजिए ए और बी को जोड़िएगा तो ए बी मिलेगा, यानी एक कंपाउंड मिलेगा। दो कंपाउंड को जोड़कर एक कंपाउंड मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया कहता है, वियोजन कहता है एक कंपाउंड टूटकर दो कंपाउंड बनते हैं। एक कंपाउंड मिल टूटकर जब टूटते हैं तो दो कंपाउंड बनेंगे, उसे वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया कैसा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है और टूटकर कितना बना है? दो कंपाउंड बना है ना। ए भी मान लीजिए टूटकर ए और बी बना है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने में किस अभिक्रिया? देखिए कभी कभी देखे होंगे कोई हरा साग सब्जी को आप कचरे के ढेर में बिक दीजिएगा तो वो सड़ जाता है, या खेत में बिक देगा वो सड़ के उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है, देखे होंगे। तो उस अभिक्रिया में होता है ना, उसमें से गैस निकलता है, समझे? मेरी बात को समझिएगा। जब वो सड़े गलेगा ना तो उसमें से एक गैस निकलती है। ओके, गैस जब निकल जाएगी यानी दूषित गैस तो निकल जाएगी, तो वो खाद बन जाएगा। वो खाद बन जाएगा तो खेत के लिए तो लाभदायक हो जाएगा ना। तो उसमें से एक गैस निकलती है, तो उस गैस निकलने के कारण उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। ओके, देखिए ऊष्माशोषी का मतलब होता है शोषण कर रहा है, यानी ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को ग्रहण करे उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकले, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकले उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ओके, प्रतिस्थापन क्या होता है? ये प्रतिस्थापन दिया है, ये तो होगा। प्रतिस्थापन कर रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई कंपाउंड दूसरे के स्थान को हटाकर खुद ग्रहण हो जाता है।
मतलब दूसरे को हटा देगा उसके स्थान से और खुद वहाँ पे जाकर लग जाएगा, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्या कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा ये? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक, अच्छा ये विजातीय यौगिक समझिएगा, मतलब जिसका नाम एक, मतलब एक मटेरियल हो और उसका नाम अलग अलग हो, उसे एक जातीय बोलते हैं। लेकिन विजातीय जो होगा ना, विजातीय उसका अलग अलग एक नाम होगा, अलग अलग मटेरियल होगा। ओके, और जातीय का मतलब होता है एक मटेरियल उसका अलग अलग नाम। जैसे देखिए ये चूना पत्थर आप सुने हैं, CaO, जो घरों में पेंट होता है ना चूना, या जो खैनी की दुकान पे जाइएगा तो चूना देता है ना, वो चूना CaO होता है। CaO जो ढेला पाउडर रहेगा तो CaO होगा, जब उसे पानी में डालेंगे तो CaOH का होल 2 बन जाता है। ओके, खड़िया, खड़िया को भी चूना ही बोलते हैं। जो चक लिखते हैं ना, चक, वो भी CaO होता है। देखिए मटेरियल एक है, नाम अलग अलग है ना, संगमरमर भी होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये जो होता है ना, किसी का पैर का ऑपरेशन होता है तो उसमें आप लोगों मतलब पैर और टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, उसे प्लास्टर करने के लिए। ओके, तो ये तीनों सेम है, तो एक जातीय होगा। अगर पूछता एक जातीय कौन कौन है, तो ये तीनों एक जातीय हो सकता था। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक जातीय होता, लेकिन ये पूछ रहा विजातीय यानी अलग जाति का, तो एक ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षार, ओके, इसका सबसे इजी लॉजिक कहता है, अगर कोई भी पीएच मान अगर 7 से कम हो, 7 से कम अम्ल होता है, अगर वो 7 से अधिक तो क्या होगा? क्षार होगा। 7 से जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा क्षार होगा, यानी हाई क्षार होगा। ओके, हाई बेस होगा, मतलब प्योर बेस होता है। तो देखिए इसमें सबसे क्षार बोला है, और एसिड बोलता जितना कम होता उतना प्योर एसिड होता। ओके, तो क्षार बोला है, तो जितना हाई बोलेगा, अगर यहीं पे 15 मान लीजिए, 6 के स्थान पे 15 दे देता, 15 मान के चलिए, और 13 भी देता, तो कौन सा क्षार हो जाता? 15, क्योंकि ये प्योर क्षार पूछता है। ओके, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है 15, 13 दिया है, 13 भी 7 से अधिक है ना, 13 आंसर हो जाएगा। पीएच में याद रखें, 7 से कम तो एसिड, 7 से अधिक तो बेस। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पारा जो होता है ना, पारा, ये जो Hg बोलते हैं ना इसे, पारा Hg, ये जो होता है धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ओके, ये ब्रोमीन नहीं होता। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को, ओके ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोल्डर। ओके, सोल्डर जो होता है ना, सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, अकेला नहीं होता, वह हरदम एक अणु के साथ रहता है। तो अणु कब होगा? जब एक से अधिक परमाणु बनते हैं तो उसे अणु कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि O2, एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनते हैं ना, तो O2। तो O2 जो होता है ना,
ये कितने आबंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है हरदम 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। वैलेंसी मतलब क्या होता है? संयोजकता। संयोजकता 2 होता है, इसलिए ये 2 अब बॉन्ड ही बनाता है केवल। समझ में आ गया? तो यही पूछा है इसमें कितने आबंध, बॉन्ड को आबंध बोलते हैं। तो क्या होगा? 2, 3 नहीं होता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किस उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किस देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंटिंग गलती है। ओके, उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, फूल और पत्ते को, जंगली जानवर। उपभोक्ता मतलब समझते हैं आप? उपभोक्ता यानी खाने वाला। हरे पेड़ पौधे खाते हैं, वो ऑक्सीजन, जैसे वो CO2 लेते हैं, तो उसे हम लोग खाना नहीं बोलेंगे। नील हरित शैवाल वो सब बैक्टीरिया होते हैं। फूल और पत्ते कुछ नहीं खाते। लेकिन जंगली जानवर क्या खाते नहीं है? मांस खाते हैं ना, उससे हम लोग उपभोक्ता श्रेणी। उपभोक्ता श्रेणी आप पर साइंस में एक है, आपको इमेज दिया होगा। स्नेक जो होता है मेढक को खाता है, मनुष्य चिकन को खाता है। ऐसा एक श्रेणी दिया हुआ, उसी श्रेणी में बोल रहा है रखने के लिए, उसी को हम लोग उपभोक्ता श्रेणी बोलते हैं। तो उपभोक्ता श्रेणी में क्या होगा? जंगली जानवर आते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक क्या होता है? द्विलिंगी होते हैं, तो उसमें मृत जीव है, वो एक दूसरे को मार कर वो खा जाते हैं। ओके, मतलब वो मृत मरा हुआ चीज खाते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये एक क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आप पूछता है। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा 2011 से 13 तक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में, ये आपको 5 बार मिल गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करें। मानव में डायलिसिस थैली होती है, डायलिसिस थैली, ये नेफ्रॉन के पास में ही होता है। ओके, डायलिसिस थैली। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो होता है उसके फूलों के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2014 का, निम्न में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला कंपोस्ट होगा, शायद होने वाला पदार्थ है। ओके, देखिए जैविक प्रक्रम समझते हैं, जो इंसान के द्वारा नहीं, प्राकृतिक के द्वारा अपघटित यानी सरता गलता है। अपघटित मतलब कंपोस्ट बनता है। साग सब्जियों को, सूखे साग सब्जी या पत्ते को आप लोग जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। ओके, और देखिएगा 1 महीने बाद वो सड़ कर खाद बन जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है? जैविक खाद पदार्थ होते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सूखे घास पत्ते। चलिए इसी के साथ हमारा 2014 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बॉक्स में आप टाइप करिएगा, मैं उसका सलूशन तुरंत देने की कोशिश करूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।